हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुल जांगड़ा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे नीडल प्रिक इंजरी होने की पॉसिबिलिटी एंड उसके बाद वायरल पैनल टेस्टिंग का प्रोटोकॉल। हमें ये सब काफ़ी ज़रूरी है समझना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कब कौन सा टेस्ट कराना है और गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे हमें फॉलो अप करना है। तो अब समझते हैं बैकग्राउंड एंड रिस्क असेसमेंट। तो सबसे पहले अगर नीडल एक शार्प इंजरी है, परक्यूटेनियस या म्यूकस मेम्ब्रेन इसके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, तो इसको हमें एक इंसिडेंट समझना है। रिस्क असेस करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पहला है टाइप ऑफ एक्सपोज़र। जैसे अगर होलो बोर नीडल है, विजिबल ब्लड है या फिर सुपरफिशियल स्क्रैच है। सीडीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर ब्लड फील्ड होलो नीडल या विजिबली ब्लड डिवाइस रिस्क ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सेकंड इज सोर्स, पेशेंट का इन्फेक्शन स्टेटस। जो पेशेंट जिससे हमें नीडल स्टिक इंजरी हुई है, इसका इन्फेक्शन स्टेटस क्या है। अगर हमें पेशेंट का स्टेटस पता हो, एचबीवी, एचसीवी एंड एचआईवी का, तो सोर्स को टेस्ट कराना चाहिए कंसेंट के साथ। थर्ड वन इज एक्सपोज्ड पर्सन का इम्यून स्टेटस। खास करके एचबीवी वैक्सीनेशन हिस्ट्री, अगर वैक्सीनेटेड है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी मेजर किया गया है या नहीं, तो उसके हिसाब से पीपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अलग हो सकती है। अब हम बात करते हैं इमीडिएट मैनेजमेंट के बारे में। तो इंजरी होने पर सबसे पहले फर्स्ट एड करना है हमें। वुंड को साबुन और पानी से धोना है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स अगर एक्सपोज्ड हैं तो उनको फ्लश करना है। कॉस्टिक एजेंट्स जैसे ब्लीच या एंटीसेप्टिक्स को वुंड में इंजेक्ट करना या स्क्वीज करना ये रिकमेंड नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, प्लेस, किस प्रोसीजर में इंजरी हुई है, क्या सैंपल था, बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व था, ये सब हमें रिकॉर्ड करना है। अब आते हैं स्टेप 3 पे, वायरल पैनल टेस्टिंग, बेसलाइन। वायरल पैनल का मतलब मोस्टली एचआईवी, एचबीवी एंड एचसीवी टेस्टिंग होता है। बेसलाइन एक्सपोजर के तुरंत बाद में हमें टेस्ट कर लेना चाहिए। एचआईवी एंटीबॉडी एंटीजन, एचबीएस एंटीजन एंड एचसीवी एंटीबॉडी। सोर्स पेशेंट जो है उसका भी टेस्ट करने की हमें कोशिश करनी है। अगर हमें कंसेंट मिल सके तो रैपिड टेस्ट या ईआईए एंजाइम इम्यूनो ऐसे यूज़ किए जा सकते हैं इन केसेस में। डिस्कार्डेड नीडल या सारी शार्प्स को हमें टेस्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं है। टेस्टिंग उनकी रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल है और सेफ्टी रिस्क भी हो सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, एचपीवी। अगर सोर्स एचपीवी पॉजिटिव है और एक्सपोज पर्सन अनवैक्सीनेटेड और नॉन रिस्पॉन्डर है, तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन सीरीज देनी चाहिए, आइडियली विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट इज एचआईवी। अगर एक्सपोजर सिग्निफिकेंट है तो पीईपी स्टार्ट की जानी चाहिए जल्दी ही, प्रेफरेबली विद इन आवर्स। सीडीसी गाइडलाइंस में 72 आवर्स का इसका विंडो है। जो एचआईवी की पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, टिपिकली 28 डेज का रेजिमेन होता है। अब है एचसीवी। अभी कोई प्रूवन इसकी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं है एचसीवी के लिए। वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी गाइडलाइन भी कहती है कि एचसीवी के केस में प्रिवेंटिव ड्रग रेजिमेन नहीं है। सीरोलॉजिकल फॉलोअप हमें इसका करना चाहिए। अब बात करते हैं फॉलोअप टेस्टिंग की। एक्सपोज्ड पर्सन का फॉलोअप जो टेस्टिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एचआईवी का है एक तो बेसलाइन के बाद टेस्टिंग एट 6 वीक्स, 12 वीक्स यानी कि 3 मंथ्स और 6 मंथ्स रिकमेंडेड है। एचबीवी में अगर वैक्सीन लिया गया है तो एंटी एचबीएस टेस्ट कराना चाहिए 1 टू 2 मंथ्स के बाद। एचसीवी के केस में फॉलोअप एंटीबॉडी टेस्ट करें एट 4 टू 6 वीक्स और फिर 4 से 6 महीने या गाइडलाइन के हिसाब से अगर सोर्स पॉजिटिव है तो, या फिर एएलटी टेस्ट एबनॉर्मल आ रहे हैं। अब मॉनिटरिंग साइड इफेक्ट्स, अगर पीपी चल रहा हो पेशेंट को, पीपी लेने वालों में सीबीसी, लीवर फंक्शन टेस्ट बेसलाइन पे और 2 हफ्तों में रिपीट करना चाहिए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट और काउंसलिंग भी हमें इसमें इनमें देनी चाहिए एक्सपोज्ड पर्सन को, क्योंकि एक्सपोजर के बाद एंग्जायटी होती है और एडहेरेंस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ऑलवेज यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं, लाइक ग्लव्स, शार्प डिस्पोजल्स, सेफ हैंडलिंग। लैब में ट्रेनिंग होनी चाहिए शार्प हैंडलिंग कैसे करनी है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल पर, शार्प कंटेनर्स और नो रिकैप पॉलिसी। नीडल को दोबारा रिकैप नहीं करना है। अगर एक्सपोजर हो गया है तो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट में डेडिकेटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम या कमिटी होनी चाहिए जो पीईपी और फॉलोअप को मैनेज करे। अब कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंसिडेंट रिपोर्ट करो तुरंत, क्योंकि इसमें कोई हमें देरी नहीं करनी चाहिए। एक्सपोजर डिटेल्स, सोर्स स्टेटस, रिस्क असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन लीगल और क्लिनिकल दोनों पर्पसेस के लिए जरूरी है। काउंसलिंग करो, एक्सपोज पर्सन को क्लियर समझाओ कि टेस्टिंग और पीईपी का प्लान क्या है, फॉलो अप शेड्यूल क्या होगा और इनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट का ऑप्शन हम क्या दे सकते हैं। वी हैव टू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, सोर्स पेशेंट का स्टेटस और एक्सपोज पर्सन के लैब रिजल्ट्स को हमें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए और प्रॉपर कंसेंट्स का हमें फिल करवा लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड गाइडलाइन नीडल प्रिक के बाद वायरल पैनल कैसे मैनेज करें एक लैब मेडिसिन पीजी के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे ही क्लिनिकल लैब टॉपिक्स को कवर करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।